अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज हमारा लेक्चर नंबर 1 केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटा स्टैशियोमीट्री। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा स्टैशियोमीट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम इसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, आप भी साथ साथ इसको नोट करेंगे। द ब्रांच ऑफ chemistry that deals with that deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना। किस किस के दरमियान जी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होगा। अब इस जो डेफिनेशन को हमने लिखा है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। दो एग्जांपल्स लेंगे, एक हम फिजिकल वर्ड से और एक केमिस्ट्री से। नंबर फर्स्ट ऑफ आप देखें, फॉर एग्जांपल आपको एक सैंडविच बनाना है। एक सैंडविच बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? 2 स्लाइसेस और 1 कबाब। तो ये इक्वल टू होगा 1 सैंडविच। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टोटल स्लाइसेस जो हैं वो 60 मौजूद हैं और जो कबाब हैं ये सिर्फ 20 मौजूद हैं, तो मेरा सवाल है आपसे कि आप इससे जो प्रोडक्ट है हमारी, ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए ना, हमारी जो प्रोडक्ट है यानी सैंडविच, वो कितने बना पाएंगे? तो सबका जवाब तकरीबन मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। सब कहेंगे, स्लाइसेस को देखेंगे, जो स्टूडेंट स्लाइसेस को देखेंगे वो कहेंगे सर इससे हम 30 बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो 30 बनेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो कबाब को देखेंगे तो वो कहेंगे सर 20 बना सकते हैं, बिकॉज़ कबाब हमारे पास 20 हैं, तो एक सैंडविच के लिए 20 ही चाहिए। एक सैंडविच के लिए एक चाहिए, तो 20 कबाब हैं, टोटल 20 ही बना सकते हैं। तो अब देखना ये है बेटा कि टोटल बनेंगे कितने, एक्चुअल में कितने बनते हैं। एक्चुअल में बेटा ये है कि हमारे पास जो कि स्लाइसेस हैं ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, इसकी मदद से हम 30 कह सकते हैं, और जो कबाब हैं इनकी मदद से हम 20। लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्ट है हमारी, वो टोटल कितने बनेंगे? 20 सैंडविच ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कबाब हैं वो लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं। कबाब ने हमारे रिएक्शन को लिमिट कर दिया है, ये अपनी अमाउंट की वजह से 20 ही सैंडविच बना पाएगा, जबकि स्लाइसेस 30 बना पाएंगी। स्लाइसेस हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद हैं। अब ओरिजिनल इस पूरे के पूरे एग्जांपल में देखें ना, तो हमारे पास बेटा स्लाइसेस जो हैं ये एक्स्ट्रा और कबाब लिमिटेड हैं, लिहाजा कबाब जो हैं वो हमारे रिएक्शन को 20 सैंडविच पर रोक देंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर बनाना चाहते हैं, आपने लिया जी हाइड्रोजन और उसको रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ। आफ्टर रिएक्शन बेटा आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा वाटर। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें ज़रा गौर से कि आप इस इक्वेशन को क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं? तो सबका आंसर होगा नो। क्यों? देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, ओके बैलेंस्ड। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं जी? 2 एटम हैं, एक मालिक्यूल में 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। लिहाजा ये केमिकल इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे 2
और यहाँ पर भी हम कितना लगा देते हैं 2। अब इसको ज़रा देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं रिएक्टेंट्स की तरफ, और प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने हैं जी टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई आपके पास। अब उसी तरह से आप देखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन की अगर हम अमाउंट देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 ग्राम है और ऑक्सीजन की जो है वो 36 ग्राम है। आफ्टर रिएक्शन, यानी ये रिएक्टेंट्स की है, ये साइड हमारी क्या कहलाती है रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पर कितनी बनी है जी 36 ग्राम। ये आपके पास ऑक्सीजन 36 ग्राम नहीं होती, ये 32 ग्राम है, इसको ज़रा करेक्ट कर लें। तो 36 ग्राम हमारे पास टोटल क्या बना, वाटर बन गया। तो आफ्टर रिएक्शन यानी ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास टोटल कितनी बनी 36। अगर आप इस रिएक्शन में गौर से देखें तो दो तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। एक मैस की बुनियाद पर रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट की साइड पे मैस इक्वल है, और दूसरा नंबर ऑफ़ एटम्स की बुनियाद पर। नंबर ऑफ़ एटम्स भी देखें तो इस तरफ हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, और आफ्टर रिएक्शन भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हैं। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दरमियान है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। और ये किसमें है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने फिजिकल वर्ड से एग्जांपल ली थी ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इस तरफ स्लाइसेस एक्स्ट्रा हैं और कबाब लिमिटेड हैं। ठीक हो गया जी। अब ये मेरे ख्याल में आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। ये एक तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ये डील करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के साथ, किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। आइए देखते हैं मज़ीद। बेटा याद रखिएगा जो स्टैच्यूमेट्री है ये बेस करती है, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, आइए हम सीखते हैं ज़रा। हम यहाँ पर हेडिंग देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर हम बेटा इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल देखते हैं तो याद रखिएगा जो स्टैच्यूमेट्री है ये दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है बेटा, याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जो आपका मास है वो कभी तब्दील नहीं होता। आपने इस एग्जांपल के अंदर देखा कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल था, तो यही चीज़ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the mass of reactant is always equal to the mass of प्रोडक्ट। शर्त क्या है, इन आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक चीज़ तो आपने यहाँ से ये चीज़ सीखी थी इस एग्जांपल में कि आपके पास जो मैस है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्वल है। दूसरा आपने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ़ एटम्स भी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल हैं, तो वो भी आपकी स्टैच्यूमेट्री की बेस है। वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ाई है, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं थी। ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लेकिन ये स्टैच्यूमेट्री के लिए हमें चाहिए होती है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टैच्यूमेट्री को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ती है। लेकिन ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। आपने यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में देखा कि आपके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट की तरफ 4 हैं, प्रोडक्ट में 4 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 हैं, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 हैं। लिहाजा
आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल होना या नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होना, ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the number of reactants will be equals to the number of products in a balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वो इक्वल होंगे किस चीज़ के, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। यहाँ पर जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में आपने देखा था कि हाइड्रोजन जो हैं वो टोटल कितने हैं, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2 हैं। आफ्टर रिएक्शन भी हाइड्रोजन जो हैं वो कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसके अंदर आपने दोनों एग्जांपल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की भी देख ली और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की भी देख ली। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।